कल तो ऑफ था। कल कोई और क्लास थी? पॉलिटिक्स की क्लास थी कल। अभी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। मयूरी हमेशा टाइम से आती है और कभी कैमरा ऑन करने के लिए किसी चीज के लिए नहीं बोलना पड़ता। आयुषी भी हमेशा टाइम से आती है। अनंत शर्मा, पंकज शाह, ये बच्चे हमेशा टाइम से आते हैं। अभी तक इको में जो पढ़ा है वो समझ आ रहा है? हुँ? जी हाँ। थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का फिर थोड़ा कम हुआ कुछ बच्चों का जिनको बहुत डर लगता था। बहुत कम हो गया। मतलब ना क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, मैं पीवाई की देख रही थी और वो बहुत ही इजीली सॉल्व हो रहा है और मतलब कॉन्फिडेंस गेन हो रहा है इकोनॉमिक्स में। अभी तो खैर बहुत कम हुआ है पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग देखें तो, लेकिन जो हमने अभी तक किया है उसमें से ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए पहले यही टॉपिक चूज किया मैंने। अगर 15-20 क्वेश्चन हैं तो 5 to 6 इसी टॉपिक से होते हैं। क्लास शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है उसमें मैं पढ़ाऊंगी, लेकिन टेस्ट आप लोगों का होगा। कितना सब बच्चे करंट अफेयर पढ़ रहे हैं ये आज पता चल जाएगा। न्यूज़पेपर कितने बच्चे पढ़ते हैं वैसे? लास्ट टाइम तो सबने कहा था कि पढ़ रहे हैं। पेट का पढ़ रही हूँ किसका? मैम, असम ट्रिब्यून। अच्छा, कोई मैगजीन फॉलो कर रहा है कोई? नहीं? तो फिर करंट अफेयर बाकी बच्चे कैसे कर रहे हैं? न्यूज़पेपर हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, दोनों। दोनों? हाँ मतलब एडिटोरियल्स दोनों के। अच्छा, एडिटोरियल्स इंडियन एक्सप्रेस के ज्यादा अच्छे होते हैं। क्या? आज हम पढ़ेंगे इंश्योरेंस, इंश्योरेंस और पेंशन। ये दो जो टॉपिक हैं ऐसे हैं जो करंट अफेयर से ज्यादा रिलेटेड है। इनमें ज्यादातर स्कीम्स वाले क्वेश्चंस आते हैं। हम एक दो क्वेश्चंस भी देखेंगे आज इसी चैप्टर से रिलेटेड। तो मैं स्कीम बताऊंगी, इंश्योरेंस क्या होता है, पेंशन क्या होता है, ये सब बताऊंगी। बीच बीच में आप लोगों से पूछूंगी, मुझे भी पता चलना चाहिए आप करंट अफेयर में क्या पढ़ रहे हैं। और कुछ यूपीएससी पहले ऐसे नहीं पूछती थी, मतलब 1-2 साल 3 साल का करंट अफेयर पूछ लिया, लेकिन अभी कुछ टाइम से कुछ स्कीम्स ऐसी पूछी जा रही हैं जो 2006, 7, 8 के आसपास आई हो, तो बहुत पुरानी भी पूछी जा रही है। तो एक रफ आइडिया तो होना चाहिए। अगर लगे कि बिल्कुल ही आइडिया नहीं है तो फिर वही क्वेश्चंस होते हैं जिनको हमें स्किप करना होता है। ठीक है, क्योंकि 2 साल का तो चलो 1.5-2 साल का करंट अफेयर किसी तरह मैनेज हो जाता है, लेकिन 15-20 साल का तो नहीं किया जा सकता। फिर वो तो हिस्ट्री हो गई, वो करंट अफेयर नहीं रहा। ठीक है। अच्छा, बैंक्स में हमने जब हम बैंक वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, आज हम इंश्योरेंस पढ़ेंगे। अभी दोनों में डिफरेंस क्या है पहले वो देख लेते हैं। जैसे बैंक्स में हम क्या रख रहे थे, सेफ्टी बफर। बैंक में हम सीआरआर रख रहे थे, एसएलआर रख रहे थे, याद है सबको? सीआरआर क्या था? कैश रिजर्व रेशियो। और एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। मयूरी के अलावा भी बच्चे बोल सकते हैं, उनको भी फ्रीडम है क्लास में बोलने की। ठीक है।
वैसे ही इंश्योरेंस कंपनी में भी एक सेफ्टी बफर रखा जाता है। ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ये जानना, लेकिन ऐसा कुछ होता है वो पता होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट पैटर्न, सॉल्वेंसी मार्जिन रखा जाता है। फिर जैसे वीकर सेक्शन को हेल्प करने के लिए क्या था बैंक्स में, प्रायोरिटी सेक्टर सेक्टर ठीक है। वैसे ही इंश्योरेंस में भी ऑब्लिगेशंस नॉर्म्स होते हैं कि इतना परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस रूरल एरियाज, ऐसे एरियाज में होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोग इसमें कवर हों। आगे हम कुछ स्कीम्स पढ़ेंगे भी जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे रूरल एरियाज वीकर सेक्शन तक इंश्योरेंस पहुंच रहा है। और एक होता है कि कुछ पोर्शन फायर ब्रिगेड एक्सेट्रा इन सब में भी होना चाहिए कि कुछ देना पड़ता है इतना अमाउंट। और हमने एक पढ़ा था DICGC, याद है सबको? क्या फुल फॉर्म थी? क्या फुल फॉर्म थी? फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा, बट इंश्योरेंस यही अवेलेबल करवाता है। क्या था ये? रीएम्बर्समेंट ऑफ 5 लाख ये करवा देते हैं। ठीक है। वैसे ही इंश्योरेंस कंपनी जो होती है उनका भी री इंश्योरेंस होता है, ठीक है। एक रफ आइडिया होना चाहिए कि जैसे बैंक्स में होता है वैसे ही इंश्योरेंस कंपनीज में भी होता है, ठीक है। हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी जो मैंने अभी लिखवाया है, मतलब जो मैं अभी लास्ट स्लाइड में जो हम देख रहे थे उसको नहीं भी लिखोगे चल जाएगा, जरूरी नहीं है। कुछ बच्चे जो लिख रहे हैं उनको बता रही हूँ, ठीक है। इंश्योरेंस पॉलिसी एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब इस पे मत जाना कि डेट क्यों होता है, बस लिख लेना कि ये डेफिनेशन है। लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है किस के लिए? अगेंस्ट इवेंचुअलिटीज ऑफ डेथ और एक्सीडेंट और डैमेज। क्लियर है? इजी डेफिनेशन है। इंडेम्निफिकेशन का मतलब पता है आप लोगों को? मतलब है ये एक तरीके का प्रोसेस है किसी को पे करने का, कंपनसेट करने का, अगर कुछ लॉस, कुछ डेथ अगर होती है तो, मतलब किसी तरीके का लॉस होता है तो उसको कंपनसेट का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं इंडेम्निफिकेशन, ठीक है। इंश्योरेंस में दो पार्टीज होती हैं, एक क्लाइंट जिसे इंश्योर्ड भी बोलते हैं, दूसरा इंश्योरर जिसे अंडरराइटर भी बोलते हैं, ठीक है।
लिखा इतना? यस मैम। इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है हाउस होल्ड्स को स्टेबिलिटी अगेंस्ट डेथ, ये लिखेंगे आप लोग, अगेंस्ट डेथ, डिसेबिलिटी, डैमेज। लिखा? और एंटरप्रेन्योर्स को अगेंस्ट फायर, थेफ्ट, नेचुरल डिजास्टर एक्सेट्रा। ठीक है? इंश्योरेंस कंपनी जो इन्वेस्टर्स जो उसमें प्रीमियम पे करते हैं उसको बहुत सारी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं जिससे उनको प्रॉफिट मिलता है, और फिर वो जब मेच्योरिटी आती है या फिर कोई लॉस होता है तब उसको रिटर्न करते हैं, मतलब जिसने भी इंश्योरेंस लिया उसको देते हैं, और इकोनॉमिक ग्रोथ में भी इससे हेल्प मिलती है। तो ये लाइन पूरी आप लिखेंगे। Insurance companies invest clients' premium in various public and private sector projects. Thereby channelizing savings towards investments and economic growth. ठीक है? Thereby channeling investments towards investment नहीं, thereby channelizing savings towards investments and economic growth. लिखा सबने? अब कुछ वर्ड्स हैं इंश्योरेंस से रिलेटेड, हम उनका मीनिंग समझेंगे। एक वर्ड है उबर रीमा, अगर वर्ड यूपीएससी पूछ लेती है तो मतलब प्रीलिम्स में, इसका मतलब है कि इंश्योरेंस लेते टाइम किसी कुछ भी हाइड नहीं करना चाहिए। तो इसमें लिखा जाता है गुड फेथ हाइड नथिंग। ठीक है? सेकेंड वर्ड लिख रही हूं मैं, इंडेमिनिटी। इसका मतलब है, फर्स्ट लिख लिया सबने? इस वर्ड का मीनिंग है कि जो रियल लॉस है सिर्फ उसी के लिए इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, जो इमेजिनरी लॉस है उसके लिए नहीं। सपोज किसी जगह पे आग लग जाए और कोई स्टूडेंट बोले कि मेरे नोट्स वहां रखे हुए थे वो भी जल गए, अगर वो नहीं जले होते और तो मेरा एग्जाम क्लियर हो चुका होता और मैं आईएएस बन जाता, तो ये इमेजिनरी लॉस है। ठीक है? मैं आईएएस बन जाता तो मैं इतना अर्न करता, तो ये एक इमेजिनरी लॉस है। एक्चुअल लॉस क्या है कि वहां पे फायर आग लग गई और जो भी जिस चीज का इंश्योरेंस था उसका अमाउंट मिलेगा। ठीक है? It is now 6:15 p.m. नेक्स्ट वर्ड है सब्रोगेशन। इसका मतलब है कि सपोज किसी शॉप पे आग लग गई, एक्सीडेंट हुआ, ठीक है? तो जो इंश्योरेंस कंपनी है और आग लगी किसी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की वजह से, तो वो किसी प्रोडक्ट की नेग्लिजेंस थी। ठीक है? सपोज कोई फोन है लोकल सा और उसकी वजह से शॉप में आग लग गई, कुछ उसमें प्रॉब्लम हुई, जैसे बीच में न्यूज भी सुनी थी हमने कि फोन में आग लग गई वगैरह कुछ, तो वो
जो इंश्योरेंस कंपनी है वो उस फोन वाली जो कंपनी है उससे अमाउंट रिकवर कर सकती है, ठीक है, क्योंकि वो उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में डिफेक्ट है। लिखा सबने? क्या लिखा है इसमें? अपने वर्ड्स में आप किस तरीके से लिख रहे हो मेरे को भी जानना है। आयुषी आप बताना क्या लिखा है इसमें? आपका माइक ऑफ। मैम एग्जाम्पल की उसकी लिखा है कि अगर कुछ इन केस डिफेक्ट होता है मैन्युफैक्चर में तो उसके जो भी लॉसेस होंगे पर्टिकुलर वो इनकर होते हैं, तो वो रिकवर होते हैं। अगर प्रीलिम्स में ऐसा कोई वर्ड पूछा जाता है तो उसमें स्टेटमेंट दी जा सकती है कि इंश्योरर कौन हुआ? इंश्योरर कौन है? अंडरराइटर कैन रिकवर फ्रॉम नेग्लिजेंट थर्ड पार्टी। कि मैंने आपको इसलिए बताया, बाकी दो में तो समझ में आ जाएगा, लेकिन ये थर्ड पार्टी सुन के बच्चे कंफ्यूज होके कुछ और मार्क ना करते हैं अगर ऐसा कोई वर्ड पूछा जाए तो। नेक्स्ट वर्ड है दूसरे साइड। कौन सा? प्रॉक्सी है। इसका मीनिंग है कि जिसका भी हम इंश्योरेंस ले रहे हैं उससे हमारा डायरेक्ट लिंक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि हम अपने पेरेंट्स के लिए ले सकते हैं, अपने सिबलिंग्स के लिए ले सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि किसी भी फेवरेट एक्टर का आप नाम ले लीजिए। सपोज आप बोलो कि मेरे को तो अक्षय कुमार बहुत पसंद है, मुझे उनके लिए इंश्योरेंस मैं ले रहा हूँ या ले रही हूँ, तो एक डायरेक्ट लिंक होना चाहिए, ठीक है। ये लास्ट वर्ड है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इसका मीनिंग है कि अगर कोई लॉस हुआ नहीं तो कुछ जो इंटरेस्ट है जो इंश्योरेंस कंपनी देगी वो भी नहीं होगा। मतलब कि इससे समझते हैं, सपोज किसी ने कोई लॉटरी खेली, ठीक है, वो हार गया, ये इंश्योरेंस में कवर नहीं है। तो अगर आप सेम पोजीशन पे हैं जिसमें किसी एक्सीडेंट या किसी एक सिचुएशन से पहले थे, तो कोई भी इंटरेस्ट उस पर इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी। लेकिन अगर आपका लॉस हुआ है तो ही मिलेगा। मतलब ये तो वैसे कॉमन सेंस वाली बात है, अगर एक कार का एक्सीडेंट हुआ लेकिन कोई लॉस हुआ ही नहीं तो किस बात के पैसे, ठीक है। तो अगर सेम सिचुएशन में पर्सन है, भले ही एक्सीडेंट हुआ हो, तो कुछ भी अमाउंट नहीं मिलेगा। अगर कुछ लॉस हुआ है, मतलब उस एक्सीडेंट के बाद कुछ आपका लॉस हुआ है, उस सेम सिचुएशन में आप नहीं है, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। ये कुछ वर्ड्स थे इजी से। हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया 1818 में शुरू हुआ, यूरोपियंस ने स्टार्ट किया।
ठीक है, लेकिन ये बहुत प्रीमियम जो चार्ज करते थे वो बहुत ज़्यादा होता था, जो इंडियन क्लाइंट्स जो थे उनसे बहुत ज़्यादा प्रीमियम चार्ज करते थे, और उनका जो रीज़न था वो ये था कि that Indians belongs to inferior race, higher probability to die. To die. लिखा है इतना? यस मैम। फिर 1870 में बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस, ये फर्स्ट स्वदेशी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी, बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस, फर्स्ट स्वदेशी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। अब स्वदेशी है तो ऑब्वियसली बात है कि जो इंडियन क्लाइंट्स थे उन्होंने एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं मांगा होगा, ठीक है। फिर 1912 में, ये डेट इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा पता होना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस ये इम्पोर्टेंट डेट है, और 1818 इम्पोर्टेंट है, ये वाली इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस लिख लो कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट आया इन सबको रेगुलेट करने के लिए, टू रेगुलेट देम, लेकिन नॉर्म्स बट लैक्स नॉर्म्स, ठीक है। तो जैसे बैंकिंग लैक्स नॉर्म्स, समझ में आ गया? कह सकते हैं, ठीक है। तो बैंकिंग सेक्टर में जैसे प्रॉब्लम्स फेस की थी, बाद में नेशनलाइजेशन हुआ था, बिल्कुल इंश्योरेंस कंपनी में भी सेम चीज चल रही थी, ठीक है। फिर ग्रेट डिप्रेशन कब आया था, मैंने आप लोगों को बताया था 1929। 2008। Oh, sorry. आपको लगता है इससे सीधा 2008 पे जंप करूंगी मैं? फिर ग्रेट डिप्रेशन नोट्स में देख के बता दो कोई। कहाँ आया था ये पता है? कहाँ आया था ये भी याद नहीं है। यूएसए में आया था वही ना मैम? हाँ चलो ठीक है, याद आ गया। रिवाइज करते रहो साथ साथ। मयूरी इतनी टेंशन मत लो, बाद में रिवाइज कर लेना देखकर। फिर 1938 में एक और इंश्योरेंस एक्ट आया, थोड़े से टफर रेगुलेशंस के साथ, ठीक है।
मैंने याद भी करवाया था ग्रेट डिप्रेशन किसी एक हिस्ट्री के उससे। फिर इंडिपेंडेंस के बाद जैसे बैंकिंग सेक्टर वगैरह नेशनलाइज हुए थे, वैसे ही इंश्योरेंस सेक्टर, इंश्योरेंस कंपनी नेशनलाइज होंगी। तो मिड 50s में नेशनलाइजेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ये स्टार्ट हुआ। और क्यों हुआ? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज में भी नेपोटिज्म चल रहा था, स्कैम्स चल रहे थे, और पुअर और फार्मर्स की इतनी हेल्प नहीं हो रही थी। जैसे बैंकिंग सेक्टर में जो प्रॉब्लम्स थी, वो सेम यहाँ भी आ रही थी। ठीक है, तो एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं। 1948-49 में क्या हुआ था? क्या हुआ था? तो पूरा ही लिख दिया। 1955 में क्या हुआ था? और 1956 में LIC एक्ट। ठीक है, फिर 1969 नेशनलाइजेशन ऑफ प्राइवेट बैंक। जो मैंने आप लोगों को बताया था ना, तीन स्टेजेस में हुई, याद है? एक फर्स्ट 1969 में ही था, जब सेकंड कब हुआ था? 3 स्टेजेस में नेशनलाइज हुआ था। पहले ऐसा नहीं होता था कि पहले, जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था कि यूपीएससी की तरह समझ लो कि जैसे अभी नोटिफिकेशन आती है, आप लोग फिर एग्जाम के लिए फॉर्म फिल करते हो और एक पर्टिकुलर डे पे एग्जाम देते हो। लेकिन 2013 के बाद आरबीआई ने ऑन टैप लाइसेंसिंग शुरू कर दिया था कि जो पहले 3 स्टेजेस में बैंक नेशनलाइज हुए थे, अब वैसा नहीं है। ऑन टैप मतलब किसी भी टाइम जाकर पोर्टल पे आपको बैंक का नेशनलाइजेशन हो सकता है। याद आया? कुछ बताया था ऐसा? ऑन टैप लाइसेंस। हाँ, और 1972 में GIC जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, हाँ, जनरल नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनीज। जनरल इंश्योरेंस कंपनीज जैसे कार इंश्योरेंस, LIC एक्ट। जब ये LIC ये सब नेशनलाइज हुआ, इसमें लाइफ इंश्योरेंस वगैरह थे, बाकी GIC में था सारा। जितने भी कार इंश्योरेंस वगैरह जो भी थे, वो GIC में थे, जनरल इंश्योरेंस में। ठीक है, फिर रिफॉर्म्स हुए। बैंकिंग सेक्टर को रिफॉर्म करने के लिए कौन सी कमेटी आई थी? फेमस कब आई थी? 91, 91 and 97। 97। वैसे ही इंश्योरेंस को के लिए भी एक कमेटी थी, मल्होत्रा कमेटी, 1993। इसमें 2 चीजें हुई थी। एक तो FDI लिबरलाइज हुआ, ठीक है, और दूसरा प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को भी अलाउ किया गया। ठीक है, तो इंश्योरेंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी कौन सी है? मल्होत्रा कमेटी।
जैसे पीएसएल नॉर्म्स थे, वैसे ही मैंने बताया इंश्योरेंस कंपनीज का भी होता है कि रूरल और सोशल ऑब्लिगेशंस होती है इंश्योरेंस कंपनीज पर कि हर साल कुछ नंबर ऑफ पॉलिसीज रूरल एरियाज में इतनी सोल्ड होनी चाहिए, ठीक है। और कुछ इंश्योरेंस कंपनीज को मिनिमम कुछ अमाउंट अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में भी इन्वेस्ट करना होता है। अगर ऐसा नहीं किया जाए तो IRDAI इनको इन पे पेनल्टी भी इम्पोज करती है, जैसे RBI बैंक्स पे कर रही थी, ठीक है। अब है बैंक्स के लिए जो डिलीवरी चैनल थे, चैट बॉक्स में किसी ने कुछ लिखा है, बैंक्स के लिए जो डिलीवरी चैनल्स थे वो थे जैसे बैंक की जो ब्रांच वगैरह हमने जो देखी थी, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एजेंट जैसे बैंक मित्रा वगैरह, वैसे ही एजेंट इंश्योरेंस कंपनीज के लिए भी होते हैं, एजेंट ब्रोकर्स। और हॉस्पिटल्स में भी जाते हैं तो वहां पे भी इंश्योरेंस के कुछ एजेंट्स वगैरह होते हैं जो इंश्योरेंस कर भी देते हैं और जो इंश्योरेंस का सारा प्रोसेस को इजी करते हैं, ठीक है। तो उनके भी इंश्योरेंस कंपनीज के भी एजेंट होते हैं, ठीक है। अब है इसको कौन से टाइप्स हैं इंश्योरेंस के। हमने प्रीमियम पे किया, लेकिन क्या जरूरी है कि हमें रिटर्न मिले, ठीक है। हम प्रीमियम दो तरीके की पॉलिसी होती है, एक होती है होल लाइफ और एक होती है टर्म लाइफ, ठीक है। जो टर्म लाइफ पॉलिसी होती है इसमें प्रीमियम बहुत कम होता है और बहुत कम ड्यूरेशन के लिए भी होती है। सपोज 400 रुपीज पर ईयर पे करना है तो नेक्स्ट ईयर वो तभी कंटिन्यू होगी जब दोबारा 400 रुपीज पे किए जा रहे हैं, और इसमें मेच्योरिटी के टाइम पर कोई भी अमाउंट नहीं मिलता है। और होल लाइफ एंडोमेंट में मेच्योरिटी के टाइम पर जो हमने प्रीमियम पे किया है उसके साथ इंटरेस्ट ऐड होकर वो हमें रिटर्न हो जाता है, ठीक है। जो होल लाइफ एंडोमेंट पॉलिसी होती है वो लॉन्गर पॉलिसी होती है, टर्म लाइफ शॉर्ट होती है। और लॉन्गर पॉलिसी मतलब होल लाइफ 35 to 40 इयर्स के आसपास, और जो टर्म लाइफ है वो होती है 10 to 20 इयर्स, ऐसे कुछ, मतलब छोटी होती है इनकी पॉलिसी, ठीक है। तो टर्म लाइफ में क्या होता है, अगर डेथ हुई तो प्रीमियम मिलता है लेकिन मेच्योरिटी पे नहीं मिलता है। और होल लाइफ में मेच्योरिटी पे मिलता है और डेथ हुई तो भी मिलता है। इसका प्रीमियम ज्यादा होता है, इसका कम होता है। फिर एक होती है ULIP, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स। इसमें कुछ जो प्रीमियम है, कुछ उसका अमाउंट इंश्योरेंस कंपनीज में जाता है और कुछ म्यूचुअल फंड्स में जाता है, तो किसी यूनिट से लिंक है। यूनिट क्या हो गई, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड कंपनीज वगैरह, ठीक है।
ऐसी जो पॉलिसीज होती हैं उनमें मेच्योरिटी और डेथ दोनों पे ही पैसे मिलते हैं। मैम यूलिप है। यूलिप में क्या फुल फॉर्म है इसकी? यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। ठीक है। अब तो यहाँ तक लिख लिया सबने? यस मैम। लाइफ इंश्योरेंस, पब्लिक सेक्टर, का सब टॉपिक है पोस्ट ऑफिस लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस मेन टॉपिक, पब्लिक सेक्टर के अंदर उसका सब टॉपिक पोस्ट ऑफिस लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है। इन्होंने एक पोर्टल डेवलप किया, उसका नाम है दर्पण। PLI, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है। ठीक है, लिखा इतना? यस मैम। लाइफ इंश्योरेंस, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, नाम से ही समझ में आ जाएगा रूरल को। ये स्टार्ट हुआ था 1995 में और ये हुआ था 1884। ठीक है। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के अंदर जो एम्प्लॉयज हैं पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज या पब्लिक सेक्टर कंपनी, पब्लिक सेक्टर बैंक, यूनिवर्सिटीज, कोऑपरेटिव बैंक, ये पॉलिसीज बाय कर सकते हैं। ठीक है। क्या क्या लिखा? फिर से रिपीट करूँ? एम्प्लॉयज किस किसके? पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, यूनिवर्सिटी, कोऑपरेटिव बॉडीज। हमारा ना बहुत सारा सिलेबस है और मैं आपको एक चीज़ लिखवाना चाह रही हूँ, इसलिए आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में ही सेकेंड पॉइंट लिखेंगे प्राइवेट सेक्टर प्रोफेशनल्स, मतलब जो हमने लिखा ना कि कौन कौन खरीद सकता है, उसी का कॉन्टिन्यूएशन नहीं है। प्राइवेट सेक्टर प्रोफेशनल्स सच एज डॉक्टर्स, इंजीनियर, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट्स, लॉयर्स, बैंकर्स एक्सेट्रा। मतलब कुछ एग्जाम्पल्स लिख लो तो बाकी तो आइडिया लगे जाएगा। और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, अगर वो लिस्टेड कंपनी, हमने लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनी पढ़ा था, अगर वो लिस्टेड कंपनी है वो भी इसमें आएंगे उनके एम्प्लॉइज। ठीक है। अब हम लिखेंगे रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। इसमें कौन कौन ले सकता है? ये विलेजर्स के लिए है। इसमें कुछ स्कीम्स आती है इसके अंडर ना। ठीक है। जैसे ग्राम सुरक्षा, ग्राम सुविधा, ग्राम संतोष, ग्राम प्रिया, ग्राम सुमंगल, etc.
ठीक है। मैम थर्ड क्या है? ग्राम सुमंगल संतोष मैम लास्ट लिखना है सुरक्षा सुविधा संतोष ग्राम सुरक्षा, सुमंगल। ग्राम सुविधा, ग्राम संतोष, ग्राम प्रिया और ग्राम सुमंगल, ठीक है। और पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में भी कुछ स्कीम्स के एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। सुमंगल इसमें भी है, युगल सुरक्षा इसमें भी है, सुरक्षा था उसमें, ग्राम सुरक्षा और युगल सुरक्षा इसमें है, ठीक है। बाल जीवन बीमा पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में लिख लिया इतना, इतने एग्जाम्पल्स बहुत हैं इसमें। सुरक्षा सुविधा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा इजी है इसको याद करना, इसमें भी है, ठीक है। अब पोस्ट ऑफिस में और सर्विसेज, पोस्ट ऑफिस सर्विसेज दो टाइप की सर्विसेज होती हैं। एक होती है B2C, जिसको बोलते हैं बिजनेस टू सिटीजन, और दूसरी है G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन। क्या टॉपिक लिख रहे हैं हम? ये पोस्ट ऑफिस सर्विसेज। पोस्ट ऑफिस सर्विस ठीक है। एक हमने क्या लिखा है G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन। गवर्नमेंट टू सिटीजन। इसमें एप्लीकेशन फॉर्म्स किस किस चीज के लिए, प्रधान, जैसे आपने लोगों ने बहुत फेमस स्कीम्स सुने होंगी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर भारत के अंदर है ये, और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तो बहुत फेमस है, ये आयुष्मान भारत के अंदर है, और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तो इन सब के जो एप्लीकेशन फॉर्म्स वगैरह हैं, एग्जाम्पल्स लिख पाए आप लोग उसका, स्कीम्स का? दोबारा रिपीट करूं? जी मैम प्लीज। बस ये बताना चाहिए कि ये फॉर्म है, और कुछ मैं स्कीम्स बता देती हूँ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फर्स्ट आप लिखिए G2C या B2C में लिखें। G2C। तो ये स्कीम सुन के समझ में नहीं आ रहा? गवर्नमेंट टू सिटीजन। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आयुष्मान भारत सुना है सबने? यस मैम। ये स्कीम है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। एक ये जरूर लिख लेना, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट भी है, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना। या नेशनल पेंशन स्कीम्स भी, ये भी फॉर्म्स वगैरह इन सर्विसेज में आता है। और पैन कार्ड, EKYC, इलेक्शन कार्ड प्रिंटिंग, ये सब इनकी सर्विसेज में आएगा। स्टैम्प, जैसे प्रॉपर्टी रजिस्ट्री वगैरह के लिए जो स्टैम्प चाहिए होती है,
ठीक है, लिखा सबने G2C। फिर है B2C, बिजनेस टू सिटीजन। इसमें आएगा जैसे भारत बिल पेमेंट सिस्टम, कौन कौन से, इलेक्ट्रिक, वाटर, गैस एक्सेट्रा। बिजनेस टू सिटीजन में जितने भी जनरल और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के जो रिन्यूअल्स होते हैं ना, वो सब भी काउंट होंगे। रिन्यूअल प्रीमियम कलेक्शन फॉर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, जनरल इंश्योरेंस सच एज मोटर व्हीकल, हेल्थ, फायर इंश्योरेंस एक्सेट्रा। ठीक है, LIC एक्ट कब आया? 1956। तो ये क्या हुई स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, LIC का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। LIC के नीचे और उसकी जो मैगजीन आती है उसमें लिखा होता है योग आश्रम का। कोई बच्चा है जो जुड़ा हुआ है अभी, वो बताएगा इसका मीनिंग क्या है, या आप लोगों में से किसी को पता है? हिंदी में लिखो तो समझ में आएगा। योगक्षेमम व्यायाम। मैं तो पूरा ही बताती हूँ, क्या मीनिंग है इसका? क्या मीनिंग है इसका? क्या मीनिंग है इसका? किसे पता है? नहीं, इसका मीनिंग है वेल बीइंग। कहाँ से लिया हुआ है? ठीक है, और जो LIC का मोटो है वो भी, उस पे भी ये भी लिखा हुआ है जो भी पूरा बच्चे ने बोला, किसने बोला पता नहीं। मीनिंग है safety and well-being of my devotee। ठीक है, इनकम टैक्स ऑफिस का कोश होना, उसमें जमा करने से देखना, ये सब जब आप चीजें देखना पूरा शायद वो रेड मूवी के स्टार्टिंग में भी उन्होंने दिखाया था, बट आई फॉरगॉट व्हाट वाज द मूवी। कोश मूल्य दंडरम, ये चाणक्य जी से होगा। अर्थशास्त्र से। हाँ, ठीक है,
अब जैसे किसी भी तरीके की वो कई बार उसको मोटी वगैरह मैं ये कौन पूरे में NHAI क्या है वैसे? Not just regeneration. तो ऐसे सब देखते रहो। ऐसे हम काम आ सकते हैं, हो सकते हैं। ये सारे दो स्टेटमेंट इसका पता लगता है। और स्टेटमेंट से इसको कुछ ठीक है? LIC कौन से एक्ट्स 1956 like the third publication of India and Insurance Act. Where in ऐसी पेंशन का क्या रहेगा? बहुत पुरानी बस इतना बताना ठीक है और नाम से पता चल रहा है कि वो ऑलरेडी लाइक और जो बहुत ऐसा वर्कर जैसे कारपेंटर हो गया ब्लैक्समैन उन सब लोगों के लिए ये योजना थी। इसमें क्या क्या था कि अगर डेथ हो जाती है तो 30,000 मिलेंगे, डिसेबिलिटी होती है तो कुछ अमाउंट था 75,000 तक, मतलब अलग अलग उसमें ये था कि एक इतनी डिसेबिलिटी हुई तो इतना अमाउंट, इतनी डिसेबिलिटी हुई तो इतना अमाउंट। समझ गए? समझे? जैसे रिजर्वेशन में होता है ना कि ईयर डिसेबिलिटी है तो अलग कोटा, हाथ की है तो अलग कोटा और यस मैम। इसका जो प्रीमियम वगैरह जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना बताना चाहिए कि ऐसी कोई योजना बहुत पुरानी है। ठीक है? LIC मैंने आप लोगों को वर्ड बताया था डिसइन्वेस्टमेंट, याद है? यस मैम। और इसके साथ क्या वर्ड बताया था? डिसइन्वेस्टमेंट और साथ में हमने क्या पढ़ा था? प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, कब हुआ था ये डिसइन्वेस्टमेंट? 2020 बजट 2020 में LIC एक्ट को अमेंड किया गया था। और गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था कि इसका कुछ पार्ट का IPO इशू करेंगे और सेबी ने भी परमिट किया था और शायद 5% गवर्नमेंट ने सोल्ड किया था इसका शेयर। कुछ LIC के साथ मतलब डिसइन्वेस्टमेंट 2020 में हुआ था।
ठीक है? अब PM schemes for life insurance, and बहुत सारी स्कीम्स वगैरह पढ़ेंगे हम। एंड एक्सीडेंटल जनरल में आती है इंश्योरेंस, ठीक है? फाइनेंस मिनिस्ट्री की हम कुछ डिपार्टमेंट्स वगैरह पढ़ेंगे, लेकिन शायद परसों आ पाएंगे हम उस टॉपिक पे। अभी सिर्फ इतना लिख लो कि ये फाइनेंस मिनिस्ट्री की डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की 2 स्कीम्स हैं जो अब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? एक है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। सुना है किसी ने इसके बारे में? किसी ने सुना है? सुरक्षा बीमा योजना सुना है किसी ने? हाँ ना, पढ़ा है कहीं? जी दीदी सुना। PMJJD, इसमें क्या क्या चीजें हैं इस टॉपिक में ना? सारा डेटा फैक्चुअल ही है और पेंशन में भी यही रहेगा, तो जितना मैक्सिमम मैं लिखा रही हूँ, बाकी अगर कुछ रह जाता है तो वो करंट अफेयर में जान से भी कवर करेंगे, वो हो जाएगा, ठीक है? इसमें जो एज है वो है 18 to 50 years। बैंक अकाउंट होना चाहिए इंडिया में। NRI भी एप्लीकेबल है इसमें, एलिजिबल है इसमें, और लेकिन जो पेमेंट होगी वो रुपी करेंसी में ही होगी, ठीक है? यस मैम। जो इसमें एज है वो है 18 to 70। बाकी सेम जो आपने यहाँ लिखा है वही कि अकाउंट होना चाहिए इंडिया में, और NRI एलिजिबल है, लेकिन पेमेंट रुपी करेंसी में। कहाँ से परचेज करेंगे? अब मैं यहाँ पे ये नहीं लिख रही कि एज कहाँ से परचेज करेंगे, आप लिखेंगे इसको परचेज फ्रॉम। मैं बोल रही हूँ आप लोग लिखेंगे, लेकिन इस तरीके से ये लर्न करना इजी हो जाता है। परचेज फ्रॉम, इसको कर सकते हैं LIC, किसी प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से भी कर सकते हैं अगर LIC ने उसको परमिट किया है, ठीक है? इसमें कुछ पब्लिक, इसमें सीधा सीधा लिखो कि LIC ने जिसको भी परमिट किया हो, जनरल इंश्योरेंस कंपनी को, वहाँ से ये इंश्योरेंस, ये योजना का बेनिफिट
ठीक है, लिखिए सबने। एक है फिक्स्ड बेनिफिट, Ya. Bro. Ma, udah selesai. Dong nama. indemnity benefit, ठीक है। सपोज आपने 10 लाख का इंश्योरेंस लिया है, तो उसमें हॉस्पिटल का खर्चा है 2 लाख, तो 2 लाख ही मिलेंगे, 10 नहीं मिलेंगे। 4 आया तो भी 4 ही मिलेंगे, 10 नहीं मिलेंगे। 10 आया और अगर 12 लाख खर्चा आया तो भी 10 ही मिलेंगे। मतलब मैक्सिमम जितनी की पॉलिसी ली है उतना या उससे कम अमाउंट जो मिलेगा, इससे अब नहीं मिलेगा। फिक्स्ड बेनिफिट, इसका एग्जांपल है SBI कोरोना रक्षक, पुरानी है रक्षक पॉलिसी, जिसमें 700 रुपीज पे करने होते थे और फिक्स बेनिफिट था 50,000 का। और उसका एग्जाम्पल है SBI कोरोना कवच पॉलिसी। प्रीमियम था, प्रीमियम शायद 4,000 5,000 के आसपास कुछ था, और अप टू 5 लाख। ठीक है, बहुत पुरानी स्कीम है, तो इतना बस एक रफ आइडिया होना चाहिए, एक नाम तो पता होना चाहिए कि ऐसी कोई स्कीम, ऐसी कोई पॉलिसी थी। PM जय भी इसी में आएगी, जो पुअर के लिए है। PM जय की फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। जनरल हेल्थ इंश्योरेंस, एक तो हमने कोरोना कवच देखा और रक्षक भी देखा, दोनों में डिफरेंस भी आप लोगों को पता चल गया, लेकिन ये बहुत पुरानी है इसलिए इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा है आरोग्य संजीवनी पॉलिसी, सरल जीवन बीमा, ये भी दोनों बहुत पुरानी है, तो सिर्फ नाम पता होना चाहिए। फिर है, लेकिन ये भी बहुत पुरानी है, तो मैम फर्स्ट टू बताएंगे निर्भया से पहले वाले। आरोग्य संजीवनी और सरल जीवन बीमा इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, जो निर्भया हेल्थ इंश्योरेंस
जो फिजिकली हैंडिकैप लोगों के लिए है, ये डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी की पॉलिसी है, इंश्योरेंस है, ठीक है। इसमें जो फैमिलीज कवर हुई थी वो लेस थी, और इसमें जो डेटा दिया गया वो 8 करोड़ रूरल एरियाज में और 2 करोड़ अर्बन एरियाज में। ठीक है, बजट 2018 में पीएमजे लॉन्च हुई थी। आयुष्मान भारत, इसके 2 कंपोनेंट्स थे, एक तो हॉस्पिटल अपग्रेड करना और दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, इसमें एक था 1.5 प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, transformed health and well sectors. चेंज कर दिया इनको जन आरोग्य मंदिर। Mother, child, parent, etc. ठीक है, इसमें जो पीएम जय है, जो मैंने पहले स्कीम लिखवाई थी, योजना जो ये लिखवाई थी, इसको सबस्यूम कर दिया था इसके अंदर। ठीक है, और इसका नाम पहले था नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम। ठीक है, मोटो याद है सबको?
मैम पीएमजे का अर्लियर नाम नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम। यस। इसका मोटो याद है सबको? बहुत फेमस योजना है। स्वास्थ्य आपका डिजीज थी वो भी कवर थी डे 1 से। कितना इंश्योरेंस कवर था इसमें? 5 लाख पर फैमिली। फैमिली के साइज या एज पर कोई लिमिट नहीं थी कि इतना ही एज होनी चाहिए ऐसा कुछ। और किस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कर सकते थे? सारे पब्लिक हॉस्पिटल और ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल जो एम्पैनल्ड हो। ठीक है, कुछ सिलेक्टेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी ट्रीटमेंट के लिए जा सकते थे। इन हॉस्पिटल्स में प्रधानमंत्री आरोग्य मित्रास मतलब रिसेप्शनिस्ट समझ लीजिए होते हैं जो ट्रेंड होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट से आते हैं और ये हेल्प करते हैं पेशेंट्स को इस स्कीम के बारे में हर चीज से रिलेटेड। ठीक है, पीएमजे एक स्कीम एक योजना हो गई और उसकी कुछ सब स्कीम्स भी हैं। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी बोलते जाऊंगी, आप लिखते जाइए। सब स्कीम पीएम सेहत सुना है किसी ने? सब स्कीम्स किसकी है ये? पीएमजे। कौन से बताई पहले मैंने? पीएम सेहत। ठीक है, दूसरी है आयुष्मान CAPF स्कीम। ये जॉइंट इनिशिएटिव है होम मिनिस्ट्री और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखेंगे। ठीक है, किस किस का जॉइंट इनिशिएटिव है? होम मिनिस्ट्री एंड नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। इसमें कुछ रिफॉर्म्स किए गए 2024 के बाद। 5 लाख पर फैमिली एडिशनली जो 70 प्लस के सिटीजन होंगे उनकी फैमिली में उनको 5 लाख का अलग से। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ पुअर फैमिली
और जो ऑलरेडी ये योजना का बेनिफिट ले रहे हैं उनके लिए है। जैसे ये पूरी पीएमजे में तो कोई भी इसका बेनिफिट ले सकता है, चाहे वो रिच हो चाहे वो मिडिल क्लास हो, लेकिन जो ये एडिशनल 5 लाख है ये सिर्फ पुअर फैमिली के लिए है। ठीक है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी होता है, जिसका स्टेटस होता है सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के बारे में क्वेश्चन लिखेंगे। of health and family welfare और मेंबर्स कौन कौन से होते हैं इसमें? नीति आयोग और नीति आयोग CEO और कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी होते हैं इसमें, बाकी तो क्या, ठीक है। और बाकी कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन सुना है? इसको भी इम्प्लीमेंट करता है। State agency state to form a state and get the scheme implemented. पीएमजे की फंडिंग कॉस्ट शेयरिंग क्या है, कितना परसेंट यूनियन कितना परसेंट स्टेट, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जो भी होंगे यूनियन 90% फंड करेगा, ठीक है, और स्टेट 10%। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कोई बता सकता है कौन से? बिहार, है? असम, बिहार नहीं मैं पॉलिटिक्स देख रही हूँ मैं आप लोगों की।
श्वेता ने तो ठीक बताया। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जितने भी हैं वो आज आप देखेंगे। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं इसमें, और उत्तराखंड है, और हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, आप फिर भी इसकी पूरी डिटेल एक बार चेक करेंगे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स क्वालिटी वाली बुक में से। ठीक है, अदर स्टेट्स सिक्सटी 40 का रेशियो रहेगा। इसमें यूटी विद लेजिस्लेचर, यूटी विद लेजिस्लेचर कौन कौन से है? दिल्ली, लद्दाख, पौंडीचेरी। How's your relation? आयुष ये बताना। दिल्ली और पौंडीचेरी, लद्दाख में। यूटी कौन कौन सी है? लेजिस्लेचर होता क्या है ये पता है? यूटी कौन कौन सी है, कितनी है ये पता है? कितनी है ये पता है? 8 कौन कौन सी? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली। आज आप एक तो अदर स्टेट्स जो मैंने बताया स्पेशल कैटेगरी, सॉरी स्पेशल कैटेगरी में जो भी स्टेट्स आते हैं वो देखेंगे। वैसे तो मैंने बता ही दिया, और फिर भी आप लेकिन चेक कर अदर स्टेट्स एक बार देख लेंगे कौन कौन से बाकी स्टेट्स नहीं आते, और यूटीज कितनी है, लेजिस्लेचर क्या होता है, और यूटी विद लेजिस्लेचर कौन कौन सी। ठीक है, सब चेक करेंगे। ओके, स्मार्ट आंसर नहीं, कौन सी है? दीव दमन, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, लद्दाख। अच्छा, इसके ड्रॉबैक्स या चैलेंजेस पीएम जय योजना है। एक तो है फंडिंग की प्रॉब्लम है, दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा? प्रॉपर मशीन्स नहीं है जो चाहिए हॉस्पिटल पे। ठीक है, और कुछ? बहुत सारी जगहों पे कैंसर वगैरह का भी नहीं होता है ना, और एमआरआई का भी नहीं होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ठीक है, तो फंडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों चीजें लिखेंगे। क्या
ये टॉपिक आज तो खत्म होगा नहीं, और अब एग्रीकल्चर रिलेटेड सारी एक दो ही है। टाइम लगेगा काफी। इसको कल करें हम? कल 12 बजे एक बार मैं बात कर लेती हूँ शांत से कि कितने बजे क्लास रख सकते हैं। तो और क्लास है आप लोगों की कल? पॉलिटी की? पॉलिटिक की है, साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट की भी है? ठीक है, तो फिर तो परसों करेंगे, ठीक है? अभी इसमें 2-4 चीजें रहती हैं, फिर पेंशन वाला टॉपिक है, उसके बाद फिस्कल पॉलिसी स्टार्ट करेंगे। वैसे ही रखेंगे फिर मंडे को ना, जैसे 3 क्लासेस होते हैं, एक ही क्लास में तो कुछ सिलेबस कवर होता ही नहीं, ठीक है? तो मंडे को वही होगा शेड्यूल जैसे अभी हमने रखा 12 to 2, 3 से 8:30 तक, ठीक है? तो इस